तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 1 महीने ही आपका रह गया है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो 1 महीने के अंतर्गत एक ऐसी तैयारी आप बनाइए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो डेली बाय डेली 3-4 वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। इसलिए अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही महीने में सारे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं, वो भी हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, इसलिए 3-4 में वीडियोज़ अपलोड करूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप घर पे भी पढ़ें, कोचिंग भी पढ़ें, लेकिन जो 3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको भी डेली बाय देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे और वो क्वेश्चंस बात करेंगे जो कि एग्जाम में सीधे हिट करे। ठीक है, क्योंकि अब समय कम है, अब आया है 1 महीने का बस टाइम है। अब वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, जो कि एग्जाम में फंसे ही फंसे। ठीक है, देखिए तो पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये पहुँच सके। देखिए पहला प्रश्न यह है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न में आता है। इसमें मैं दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न बात करूंगा, अति लघु उत्तरीय और सब बात करूंगा। ठीक है, जो प्रश्न जितने नंबर का रहेंगे मैं आगे लिख भी दिया हूं। देखिए यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण धर्म बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण धर्म बताइए, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे आप कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए पहला लिखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, और दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, अतः आवर्धन का मान 1 सेंटीमीटर है। और तीसरा पॉइंट लिखिए कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे होता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। और चौथा पॉइंट आपको यह है कि यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है, मतलब वो ऊंचाई की आधी हो जाती है। ठीक है, तो यह आपका 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण धर्म बताइए। तो इस तरह प्रकार आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न पहला था वो क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को प्रश्न पहला में, और आप याद भी कर सकते हैं आसानी से। हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न उत्तर दूसरे की ओर। देखिए प्रश्न उत्तर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रश्न उत्तर दूसरा यह है, प्रश्न नंबर दूसरा कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो चलिए उत्तर आप लिखेंगे कि मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये तो जानते ही आप लोग, तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। समझ रहे हैं, कह रहा है कि किसी भी मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है, लेकिन अगर उस वस्तु के रूप का बात किया जाए, रंग का, आकार का बात किया जाए, तो यह ज्ञान कहाँ से होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो देखिए आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया होगा तो हम बढ़े क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है तथा इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ठीक है, तो देखिए आप समझ में आ गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन एक कैसा ऋणावेशित कण होता है और इस पर कितना कूलाम, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम ऋणावेश होता है। तो देखिए ये प्रश्न छोटा ही है, 2 नंबर का पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद करके ही आपको जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिणीय ध्रुव से उत्तरीय ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी अब क्वेश्चंस कराया जाएगा, क्योंकि 1 महीने पेपर है, जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा समझिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसे आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरह नोट कर सके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं, तो आप इस प्रकार लिख के इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, और उसे देखते हैं और उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए, अब देखिए प्रश्न 5वां आ गया है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 नंबर पूछा जाएगा तो भाई क्वेश्चन भी बड़ा होगा। चलिए, तो मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाइए। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी पूछने का बहुत ज़्यादा इसका चांसेस है। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाइए। चलिए, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? तो प्रथम आप नियम लिखिए कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? प्रथम नियम यह कहता है कि अपवर्तन के प्रथम नियम, जिसमें क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपका क्या है? प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या बोलता है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार कि 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। कह रहा है कि साइन I अपन साइन R होता है। दूसरा नियम जो कि क्या था? नियतांक होता है। और देखिए, इस नियम को ही क्या कहते हैं? हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर स्नेल का नियम भी पूछेगा तो आप यही लिखेंगे। तो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन, देखिए स्मॉल यन मतलब अपवर्तनांक या तो म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके दोनों ओर प्रथम व द्वितीय माध्यम का संकेत लिखा जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न लॉन्ग था, 4 नंबर का पूछता है एग्जाम में, इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई जरूरी थोड़ी 2 नंबर का एक थोड़ी प्रश्न आएगा, 4 नंबर के भी आता है। तो चलिए, इस प्रकार मैं सभी क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ साथ में जो इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए, 4 नंबर का प्रश्न आता है और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपने क्लियर कर लिया होगा अच्छे ढंग से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर 6वां ओर बढ़ें और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर का पूछता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का तो बड़ा होगा ही, तो बड़ा हो चाहे छोटा भाई, इंपॉर्टेंट बताना ही पड़ेगा। चलिए, तो उत्तर आप लिखेंगे कि जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। चित्र ए। अब चित्र ए मतलब कि देखिए यहाँ पे चित्र आप देखिए, यह चीज़ कह रहा है कि जब हम अनंत पर किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर, देखिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर, देखिए यहाँ पे समांतर जा रही है और कहाँ मिल रही है? रेटिना पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब बना रही है। तो इसे नेत्र लेंस बोलते हैं और ये रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ पे दूर अनंत स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें यहाँ आ रही है। देखिए, दूर वस्तु से समांतर किरणें आ रही है जो कि कहाँ पे? रेटिना पे एक स्पष्ट प्रतिबिंब बना रही है। तो वही लिखा है कि चित्र ए। देखिए, इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफी अधिक होती है। जब नेत्र की किसी समीप की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटा कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। जैसा कि चित्र आप बी देखिए। अब चित्र बी इसमें में देखिए, चित्र बी कह रहा देखा निकट स्थित बिंदु में यहाँ पे देखिए क्या होता है, नेत्र सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद जो प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा है, ये नेत्र लेंस है जो कि एक स्पष्ट न्यूनतम दूरी जानते हैं आप लोग 25 सेंटीमीटर होता है किसी वस्तु को देखने के लिए। तो देखो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है और स्पष्ट आपका प्रतिबिंब रेटिना बना रहा है। तो आपको चित्र भी आपको बनाना है, तो इस तरह बी। तो ये लिखा है कि चित्र बी देखिए, नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र के
तो इस प्रकार इस क्वेश्चनों को देख पाए हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कितना मैं लिख के मेहनत किया हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा हूँ। भाई इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों के लिए लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया होगा, जो कि 4 नंबर का पूछता है। इतना चित्र वगैरह बना के अच्छे से लिखेंगे तब 4 नंबर मिलेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7वां यह कह रहा है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे आप कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको प्रतिरोध समझ में आ गया। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा होता है। ठीक है, ये भी मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है, क्योंकि कारण भी हमको बताना था। तो किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो पहला लिखिए चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसमें लिखेंगे कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध आर चालक के तार की लंबाई यल के अनुक्रमणपाती होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो आर है वो यल के क्या अनुक्रमणपाती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या इसके कारण है। देखिए दूसरा किन कारणों पर निर्भर करता है? तो चालक तार के क्षेत्रफल पे, चालक तार के क्षेत्रफल पे। तो इसमें आप लिखेंगे कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, तो यहाँ आर जो है ए के अनुक्रमानुपाती है। और तीसरा किन कारणों पर निर्भर करता है? तो चालक तार के पदार्थों पर निर्भर करता है। और इसमें आप लिखेंगे कि यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई यल तथा समान और उपप्रस्थ काट ए के तार के लिए जाए तो अनेक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट किन कारणों पर निर्भर करता है? तो चालक तार के ताप पर निर्भर करता है। और इसमें लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी क्लियर हो गया है। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे? तो देखिए उत्तर इसका क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखा जाता है तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, क्योंकि चालक पर आरोपित बल F बराबर बिल साइन थीटा, अतः साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर F का मान भी अधिकतम होगा। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 के होने के लिए क्या होता है कि थीटा बराबर 90 होना चाहिए, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत दिशा में रखा जाना आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और इसे याद करके ही जाइएगा अपने एग्जाम में। चलिए अगर क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचले भाग उत्तल लेंस लगा है, तो मनुष्य की आंख में कौन सा दोष होगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाया, निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया, तो बताइए कि उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष होगा। तो देखिए आप लिखेंगे उत्तर में कि इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। इस दोष के निवारण हेतु द्विफोकसीय अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर चश्मा पहना है और उसके ऊपरी परत पे अगर अवतल लेंस लगाया है, निचली पे उत्तल लेंस लगाया, तो समझ लीजिए कि उसके नेत्र में जरा दृष्टि दोष है। और उसके निवारण के लिए हम दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का भी करते हैं और उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उत्तर क्या देंगे कि विद्युत धारा के प्रभाव से
किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, 100% देगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को लिख कर याद करके ही जाना आपको किसी के मत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कुंडली में, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। चलिए तो उत्तर आप लिखेंगे हम लोग कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो कौन कौन विधि द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो पहला लिखिए कि एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर, अथवा कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर चुंबक तथा कुंडली में अपेक्षित गति द्वारा। और दूसरा विधि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कुंडली के पास रखी एक अन्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके। तो ये दो विधि द्वारा आप कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको नोट करके किसी कीमत पे ही आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। ठीक है, चलिए तो ये अगर क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, उसे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक दिया है 1.44 और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक दिया है 1.47 और जल का अपवर्तनांक दिया है 1.33 और हमसे पूछा है कि इसमें किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और क्यों होगी। तो चलिए देखिए इस स्लिप में हम लिखे हैं, आपको उत्तर बता रहे हैं इसमें। तो देखिए आप इसका उत्तर देंगे कि जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है, अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है, उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। उपरोक्त तीनों माध्यमों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः इनमें से जल ही ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र है। कह रहा है कि जो तीनों लिस्ट दिया है, इसमें जो तीनों लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं जो दिया है, इसमें जल का अपवर्तनांक कि इन तीनों में सबसे कम है और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है समझ जिसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल इसमें सबसे तेज जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। कह रहा है मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप जान गए हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर न्यूनतम विचलन कोण किसका लाल रंग का होता है तथा अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, नोट करके याद करके आपको एग्जाम में जाना है और जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा दिन भर में सबको आपको देखना है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्र, यहाँ जितने भी मित्र हो सबके यहाँ फैला दीजिए ताकि सब अच्छे से तैयारी कर पाए। और घर पर भी आप पढ़ते रहिए, कोचिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए अच्छे से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।